हाय फ्रेंड्स, नमस्कारम। मैं विश्वामित्र और यह है अस्तित्व दर्शन। अस्तित्व दर्शन जो कि एक दार्शनिक बौद्ध चैनल है, इसमें 131 वीडियोस अपलोड करने के बाद एक विशाल अंतराल का अनुभव हमने किया। कालांतर में यह भेद कोई खास अहमियत नहीं रखता होगा। आज फिर से एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। मन प्रहर्षित है। आनंद और प्रेम के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दार्शनिकों में मशहूर दार्शनिक इमैनुअल कांट के बारे में। सुकरात के बाद लोकप्रिय चिंतन और जीवन दर्शन के विषय में कांट दूसरा बड़ा नाम कहा जा सकता है। हालांकि कांट आम लोगों में उतने परिचित नहीं, चूंकि कांट गहरे हैं। इमैनुअल कांट को जर्मन वैज्ञानिक एवं नीति शास्त्री के रूप में जाना जाता है। कांट एक दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना एक हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। उक्त परिकल्पना के अनुसार संतप्त बाष्प राशि नेबुला से सौर मंडल उत्पन्न हुआ। कांट का नैतिक मत नैतिक शुद्धता, मोरल प्योरिज्म का सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत अथवा कठोरतावाद रिगोरिज्म कहा जाता है। उनका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन अर्थात क्रिटिकल फिलोसॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। कांट का दर्शन आध्यात्मिक है। आधुनिक दृष्टि से यह आज की आध्यात्मिकता को अनुमोदन देता हुआ विचार है। स्वयं बुद्धिवाद है, अध्यात्म नहीं। दर्शन है, तार्किक है, लेकिन नहीं भी है। कांट में मुझे कृष्ण मूर्ति की मूर्ति दिखाई पड़ी। कांट में थियोसॉफी का एसेंस है। सुकुमार कहते हैं कांट की एपिस्टोमोलॉजी अकाट्य तर्क है। कांट अनुमोदन देते हैं मेडिटेशन को। एक लिहाज से दर्शन को अन्याय करते मुझे दिखाई पड़ते हैं। मेरे विचारक होने में कांट एक हद तक ले गए थे, फिर यात्रा रुक जाती है। अगर कोई कांट को पढ़े और समझे तो भी उसमें खुद लीन हो जाएगा, लेकिन मैं इससे अलग सोचता हूं। यह लेखक की सोच है, हालांकि वक्ता भी इसमें स्वैच्छिक सहमत है। कांट ट्रांसेंडेंट की बात करते हैं। अक्सर यहां आकर सोच रुक जाती है। एब्सोल्यूट की बात आ जाती है अनंत की। तो मैं सोचता हूं कांट को ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल यहां बात करते हैं बेसिक्स की। पहले थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन। इस जानकारी के बदले हम गूगल और विकिपीडिया तथा अन्य वेबसाइट्स आदि के प्रति सादर आभार प्रकट करते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध अधिकृत जानकारी के सभी स्रोतों के प्रति हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारी दृष्टि में गुजरात के बुद्धिजीवियों में शीर्षस्थ ऐसे प्रोफेसर एम.वी. बख्शी साहब, जिन्होंने गुजराती में मनोविज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में अपना अमूल्य प्रदान किया है। उन्होंने सार्त्रनु तत्वज्ञान हमें दिया है, तो कांटनु तत्वज्ञान भी हमें उन्हीं से प्राप्त हुआ है। यहां मैं हमारे सुमन शाह सर और सुकुमार त्रिवेदी सर का स्मरण करना चाहूंगा, जिनकी याद हर बार कहीं ना कहीं कांट की याद दिलाती है। हमारे परम मित्र उमेश जी को उमाकांत और फिर सिर्फ कांट कहने में भी कहीं ना कहीं दर्शन में कांट का दबदबा और उस वक्त से ही यह प्रभाव
निहित है। खैर, सुकुमार ने हमें आधुनिक महान दार्शनिक कार्ल पॉपर का परिचय करवाया, उसमें भी कांचन धारा का ही संदर्भ रहा है। यूं तो शब्दातीत और भावातीत का दर्शन में कोई स्थान नहीं, वह फिलोसॉफी नहीं थियोसॉफी है। लेकिन अकेले कांट उस कविता को एक विचारधारा के रूप में बौद्धिक एवं तार्किक ढंग से हो सके उतना स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाले चिंतक विचारक है। तो इन सभी संदर्भों, बख्शी सर की किताब और इंटरनेट से ली गई इंफॉर्मेशन के फलस्वरूप प्रस्तुत है जर्मनी के एक विद्वान विचारक और विश्व प्रसिद्ध फिलोसोफर इमैनुअल कांट का संक्षिप्त जीवन दर्शन। देश जर्मनी, जर्मनी का पूर्वी प्रदेश प्रशा, उसके अंतर्गत कॉनिग्सबर्ग या कॉनिग्सलैंड नगर में घोड़े का साधारण साज बनाने वाले के घर में। काल है 22 अप्रैल सन 1724 ईस्वी को वो पैदा हुए इमैनुअल कांट। कोनिग्सबुर्ग शहर आज रूस में है और अब इसका नाम कालिनिनग्राद है। कांट की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माता की देखरेख में हुई थी, जो अपने समय के पवित्र मार्ग पायाटिज्म नामक धार्मिक आंदोलन से बहुत प्रभावित थी। अतएव अल्प आयु में ही कांट जी धर्मानुमोदित आचरण, सरल, सुव्यवस्थित एवं अध्यवसायपूर्ण जीवन में रुचि रखने लगे थे। 16 वर्ष की आयु में कॉलेजियम फिडेरिकियनम की शिक्षा समाप्त कर कोनिग्सबर्ग के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए कांट, जहां 6 वर्ष 1746 ईस्वी तक उन्होंने भौतिक शास्त्र, गणित, दर्शन एवं धर्मशास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद कांट 9 वर्षों के लिए कोनिग्सबर्ग से 60 मील दूर जुड़स्केन नामक गांव में चले गए। वहां वे 2-3 परिवारों में अध्यापन कार्य कर अपनी जीविका चलाते और भौतिक शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र में स्वाध्याय करते रहे। इस बीच उनके बहुत से लेख तथा लघु ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें से 2 जीवित शक्तियों के उचित अनुमान पर विचार अर्थात थॉट्स ओपन द ट्रू एस्टिमेशन ऑफ लिविंग फोर्सेज 1747 ईस्वी में तथा दूसरा सामान्य प्राकृतिक इतिहास एवं आकाश संबंधी सिद्धांत अर्थात जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ हेवन 1755 में। इनमें से प्रथम प्रकाशन में कांट साहब ने रेने देकार्त, जो कि हुए 1596 से लेके 1650 ईस्वी तक, तथा गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिट्ज, जो हुए 1646 से 1716 ईस्वी तक के सत्ता संबंधी विचारों का तथा दूसरे में न्यूटन तथा लिबनिट्ज के यांत्रिक एवं प्रयोजनतावादी विचारों का समन्वय करने का प्रयत्न किया। उन्होंने डॉक्टर लेजेंस की उपाधि के निमित्त आवश्यक प्रबंध भी 1755 ईस्वी में प्रस्तुत कर दिया था और कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय ने उसे उक्त उपाधि प्रदान कर उनकी योग्यता प्रमाणित की थी। किंतु उनकी व्यक्तिगत समस्याओं में कोई परिवर्तन न हुआ। विश्वविद्यालय ने उनके 9 वर्ष के परिश्रम से प्रसन्न होकर उन्हें विशिष्ट व्याख्याता अर्थात प्राइवेट डोसेंट नियुक्त कर लिया था, किंतु इस कार्य के लिए उन्हें वेतन कुछ भी नहीं मिलता था। कांट सर ने विषम परिस्थितियों के बावजूद 1766 ईस्वी तक विश्वविद्यालय की अवैतनिक रूप से बिना पैसा लिए सेवा की। 1758 ईस्वी में उन्होंने तर्क और दर्शन के मुख्य अध्यापक पद के लिए
प्रार्थना की थी, किंतु वह प्रयास भी असफल रहा। 1766 ईस्वी में उन्हें अध्यापन के साथ साथ सहायक पुस्तकालय प्रबंधक भी नियुक्त किया गया और तब उन्हें 10 पाउंड वार्षिक वेतन मिलने लगा। 4 वर्षों तक कांट ने इस रूप में भी कार्य किया, किंतु उन्होंने अध्ययन, चिंतन और लेखन कार्य सतत जारी रखा। प्राइवेट डोजेंट नियुक्त होने के बाद से 1770 ईस्वी तक उनके 5 प्रकरण ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे, जो इस प्रकार है। पहला है न्याय के 4 आकारों की मिथ्या सूक्ष्मता, अर्थात ऑन द फॉल्स सटलिटी ऑफ द 4 सोलोजिस्टिक फिगर्स 1762। दूसरा, दर्शन में अभावात्मक परिमाण की धारणा के समावेश का प्रयत्न, अर्थात अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द नोशन और नेगेटिव क्वांटिटी इनटू फिलोसॉफी 1763। तीसरा है ईश्वर के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण, अर्थात ओनली पॉसिबल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड 1763। चौथा है दर्शन के स्वप्नों द्वारा आत्मवादी के स्वप्नों की व्याख्या, अर्थात ड्रीम्स ऑफ अ स्पिरिचुअलिस्ट बाय द ड्रीम्स ऑफ मेटाफिजिक 1766। और पांचवा है देश की वस्तुओं के भेद के प्रथम आधार पर, अर्थात ऑन द फर्स्ट ग्राउंड ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस 1768। इन ग्रंथों के शीर्षकों से पता चलता है कि 1755 और 1770 के बीच का समय कांट के विचारों के निर्माण का था। सन 1770 ईस्वी में प्रकाशित लैटिन स्थापना लेख डिसर्टेशन संसार की समझ और बुद्धि के आकार एवं सिद्धांत, अर्थात द मोंडिस सेंसिबिलिस एट इंटेलिजिबिलिस फार्मा एट प्रिंसिपिस से उनका चिंतन व्यवस्थित रूप में विकसित होता दिखाई पड़ता है। इसी वर्ष वे कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में तर्क और दर्शन के उसी अध्यापक पद पर नियुक्त हुए जिसके लिए उन्हें 12 वर्ष पूर्व निराश होना पड़ा था। पहले से अब वह ज़्यादा चिंता मुक्त भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें 60 पाउंड वार्षिक वेतन मिलने लगा था। उन दिनों इतना वेतन सम्मानित अध्यापकों को ही दिया जाता था। ग्रंथों के प्रकाशन से भी कोई बड़ी धनराशि नहीं प्राप्त होती थी। अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन से कांट को केवल 30 पाउंड आय हुई थी, किंतु भौतिक सुखों की आकांक्षा ना कर 1796 ईस्वी तक वे सक्रिय रूप से संसार के ज्ञान कोश की अभिवृद्धि के निमित्त प्रयत्न करते रहे। इन 26 वर्षों में से आदि के 12 वर्ष उन्होंने केवल एक पुस्तक शुद्ध बुद्धि की समीक्षा, अर्थात क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लिखने में व्यतीत किए। यह ग्रंथ 1781 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कांट के प्रौढ़ ग्रंथों में यह सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इस काल के अन्य ग्रंथ प्रत्येक भावी दर्शन की भूमिका, अर्थात प्रोलेगोमेना टू एवरी फ्यूचर मेटाफिजिक 1783, नीति दर्शन की पृष्ठभूमि द ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स 1786, प्राकृतिक विज्ञान के दार्शनिक आधार मेटाफिजिक्स फाउंडेशंस ऑफ नेचुरल साइंस 1787, व्यवहारिक बुद्धि की समीक्षा क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788, निर्णय की समीक्षा क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790, केवल बुद्धि द्वारा सीमित धर्म रिलीजन विद इन द लिमिट्स ऑफ मियर रीजन 1793 तथा शाश्वत शांति पर
ऑन एवरलास्टिंग पीस 1795। 1796 ईस्वी के बाद भी दार्शनिक कांट अध्ययन, चिंतन एवं लेखन में व्यस्त रहे, किंतु उनके जीवन के ये 8 वर्ष बड़ी दयनीय दशा में व्यतीत हुए। उनकी स्मृति इतनी क्षीण हो गई थी कि उन्हें छोटी मोटी बातें भी लिखकर याद रखनी पड़ती थी। स्वयं अपने घर की देखभाल करने की शक्ति उनमें नहीं थी। विवाह उन्होंने नहीं किया था, किंतु 42 वर्ष के अध्यापन काल में उन्होंने अपने सहयोगियों एवं विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव डाला था। अतएव मित्रों एवं शिष्यों से उन्हें अपने जीवन के अंतिम भाग में काफ़ी सहायता एवं सहानुभूति प्राप्त हुई। सन 1801 ईस्वी के बाद तो कांट बहुत ही अशक्त हो गए थे, किंतु अंतिम 3 वर्षों में वेश्यांस्की नामक उनके शिष्य ने साथ रहकर अहरनिश उनकी देखभाल की। विद्वानों में यह आश्चर्य की बात है कि इस काल के लिखे हुए कांट के 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं। नीति दर्शन, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स 1797, नैतिक गुण के सिद्धांत के दार्शनिक आधार, मेटाफिजिक्स फाउंडेशंस ऑफ द थियरी ऑफ वर्च्यू 1796 से 1797, मानस शक्तियों का अंत विरोध, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैकल्टीज 1798, व्यवहारिक दृष्टि से नृशास्त्र, एथ्रोपोलॉजी फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू 1798, तर्कशास्त्र, लॉजिक 1800, भौतिक भूगोल 1802 तथा शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजिक्स 1802। इतना कार्य करने के बाद 12 फरवरी 1804 ईस्वी को कॉनिग्सबर्ग में उनकी मृत्यु हुई। कांट का व्यक्तिगत जीवन अटल नियमों से जकड़ा हुआ था। प्रातः काल से संध्या तक उनके सभी काम निश्चित समय पर होते थे। भोजन के समय के संलाप के भी नियम थे। पाश्चात्य दार्शनिकों में से अधिकांश भ्रमणशील रहे हैं, किंतु कांट अपने नगर से जीवन भर में अधिक से अधिक 60 मिल गए थे। फिर भी उनका दृष्टिकोण संकुचित न था। कांट केवल बाह्य रूप से चिंतक न थे, उन्होंने सुकरात और पाइथागोरस की भांति जीवन में अपने दार्शनिक विचारों को जीकर उनका अनुभव किया था, तब लिखा था। हाइने नामक जर्मन कवि ने कांट के दार्शनिक जीवन की प्रशंसा में ऐसी बातें कही है जो उन्हें सनकी या पागल आदमी सिद्ध करती है, किंतु उनके विचारों ने उत्तरवर्ती दर्शन को इतना प्रभावित किया कि कांट के अध्येता उन्हें दर्शन में एक नवीन युग का प्रवर्तक मानते हैं। इमैनुअल कांट के दर्शन का मुख्य रूप आलोचनात्मक दर्शन की धारा का एक अहम प्रभाव है। इमैनुअल कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन अर्थात क्रिटिसिज्म, परतावाद अर्थात ट्रांसेंडेंटलिज्म अथवा परतावादी प्रत्ययवाद अर्थात ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहा जाता है। इस दर्शन में ज्ञान शक्तियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। साथ ही 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इंद्रियवाद, सेंसनलिज्म एवं बुद्धिवाद अर्थात इंटेलेक्चुअलिज्म की समीक्षा है। विचार सामग्री के अर्जन में इंद्रियों की माध्यमिकता की स्वीकृति में कांट इंद्रियवादियों से सहमत थे। इस सामग्री को विचारों में परिणत करने में बुद्धि की अनिवार्यता का समर्थन करने में कांट बुद्धिवादियों से सहमत थे, किंतु वे एक का निराकरण कर दूसरे का समर्थन करने में किसी से सहमत न थे। कांट के मत में बुद्धि और इंद्रिया ज्ञान संबंधी दो भिन्न संस्थान नहीं है, बल्कि एक ही संस्थान के दो भिन्न अवयव हैं। कांट के दर्शन को परतावाद कहने का आशय
उसे इंद्रियवाद तथा बुद्धिवाद से पर तथा प्रत्येक दार्शनिक विवेचन के लिए आधारभूत मानना है। यह कांट का अमूल्य प्रदान माना गया है। उनके दर्शन में बुद्धि द्वारा ज्ञेय विषयों का नहीं, स्वयं बुद्धि का परीक्षण किया गया है, और बहुत ही विशद रूप में। एक ऋषि के ध्यानस्थ मानस से प्रवाहित ज्ञान गंगा यूरोपीय दर्शन के विस्तृत इतिहास में प्रथम और अंतिम बार कांट के माध्यम से ज्ञान शक्तियों ने स्वयं की व्याख्या इतने विस्तार से प्रस्तुत की है। हालांकि इस स्क्रिप्ट के लेखक और वक्ता के मौलिक विचार कांचीय दर्शन के बारे में भिन्न है, लेकिन यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। विकिपीडिया की सहयोगी लिंक से एक अनामी लेखक का लेख इंटरनेट पर प्राप्त हुआ। उसकी कांट के विषय में अहम बातों को यहाँ दोहरा दूँ तो कांट एक ऐसा विचार लेकर आए जो कभी सुकरात ने कही थी, लेकिन कांट उस अंतर यात्रा में बहुत अलग ढंग से ले जाते हैं। कहते हैं उस प्रकार की व्याख्या का प्रथम निर्देश यूनानी दर्शन काल में सुकरात से प्राप्त हुआ था। उसने कहा था अपने आप को जानो, किंतु उसके बाद अपने आप को जानने के जितने प्रयत्न किए गए उस सब का पर्यावसन अपने से बाह्य वस्तुओं के ज्ञान में ही होता रहा। आधुनिक काल के प्रारंभ में फ्रांसीसी विचारक देकार्त ने फिर बलपूर्वक कहा, पहले इंद्रिया विश्वास के योग्य नहीं, वे भ्रम उत्पन्न करती है। दूसरी बात, बुद्धि भी निरपेक्ष विश्वास के योग्य नहीं, वह असत निर्णयों को सत्य सिद्ध कर देती है। किंतु तीसरी बात, मैं विचार करता हूं अतएव मैं हूं, एक ऐसी प्रतीति है जिसके खंडन का प्रत्येक प्रयत्न उसकी सत्यता का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। पर किसी विचारक ने उस ज्ञानाधिकरण मैं अथवा बुद्धि के जटिल संस्थान की छानबीन नहीं की। युग की प्रवृत्तियां गणित और भौतिक विज्ञान के प्रभाव से आक्रांत थी। टाइको ब्राही और कोपरनिकस ने गणित के सहारे सदा से संसार के केंद्र में बैठी हुई पृथ्वी को धकेलकर उसके स्थान पर सूर्य को बैठा दिया था। दूसरी ओर गैलीलियो ने पिज़ा के झुके हुए स्तंभ की चोटी से पत्थरों को गिराकर पृथ्वी की द्विविध गति का अनुसंधान किया था। यूरोपीय विचारक इन्हीं दोनों प्रभावों के अंतर्गत दो दलों में बंटकर ज्ञान साम्राज्य पर बुद्धि अथवा इंद्रियों के एकाधिकार का समर्थन कर रहे थे। एक और जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज के अनुयायी थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज विचारक जॉन लॉक के समर्थक थे। किंतु युग की दशा देखकर स्कॉटलैंड के संदेहवादी कहे जाने वाले विचारक डेविड ह्यूम ने फिर पूछा, कारणता कॉजलिटी के समर्थन का आधार कहाँ है? घटनाओं के जाल में केवल पूर्वापर संबंध, सहगमन आदि के अतिरिक्त कुछ भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इस बार कांट की प्रतिभा जागी और उसने बुद्धि का परीक्षण प्रारंभ किया। 1770 ईस्वी से 1781 ईस्वी तक उसने शुद्ध बुद्धि के कार्यों पर चिंतन किया। क्रिटिक डैर रिनैन वेरनुफ्ट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के माध्यम से घोषित किया कि शुद्ध बुद्धि ऐन्द्रिक प्रदत्तों का संश्लेषण करती है। इसलिए प्रत्येक वैज्ञानिक निर्णय का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर बौद्धिक करने एवं ऐन्द्रिक दो प्रकार के तत्व उपलब्ध होते हैं। उक्त समीक्षा के प्रथम भाग में उसने ऐन्द्रिक बोध का विवेचन करते हुए इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत से लाई हुई सामग्री और उसके बोध के स्वभाव में समाविष्ट रूप में
अंतर किया। उसने बताया कि बाह्य वस्तुएं इंद्रिय पर जो प्रभाव डालती है वह देश और काल के परिच्छेदों से मुक्त होता है, किंतु ऐन्द्रिक बोध इन परिच्छेदों के बिना संभव नहीं। इस प्रकार उसने निर्णित किया कि ये बोध के दो रूप हैं, जिन्हें प्रत्येक बोध सामग्री को इंद्रियों द्वारा में प्रवेश करते ही ग्रहण करना पड़ता है। कांट ने देश और काल को अवान्तर आकार स्थिर करते हुए प्रागनुभवीय अप्रायोरी तत्व कहा। बाह्य जगत से आई हुई सामग्री में इतना रूपांतरण हो चुकने पर बुद्धि का दूसरा विभाग अर्थबोध विभाग अर्थात वर्स्टाइंड अपना काम प्रारंभ करता है। इस विभाग के कार्यों का विवेचन बुद्धि समीक्षा के दूसरे भाग पर विश्लेषण ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक में किया गया है। वह देश और काल बोध से युक्त सामग्री पर 12 उपाधियों का आरोप करता है। कांट ने अर्थबोध की 12 उपाधियों को 4 समूहों में विभाजित किया। एकता अर्थात यूनिटी, बहुता अर्थात प्लूरलिटी और समष्टि अर्थात टोटलिटी की उपाधियां परिमाण सूचक है। सत्ता अर्थात रियलिटी, निषेध अर्थात निगेशन और ससीमता अर्थात लिमिटेशन की उपाधियां गुण सूचक है। व्याप्ति अधिकृतत्व अर्थात इनहेरेंस सब्सिस्टेंस, कारणता निर्भरता अर्थात कॉजलिटी डिपेंडेंस और सामूहिकता अर्थात कम्युनिटी जो कि संबंध सूचक है। संभावना असंभावना अर्थात पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी, अस्तित्व अनस्तित्व एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, अनिवार्यता आकस्मिकता नेसेसिटी कॉन्टीजेंसी, प्रकारता मॉडलिटी का बोध कराती है। इन 12 उपाधियों के आरोप के फलस्वरूप 12 प्रकार के बौद्धिक निर्णय उपलब्ध होते हैं। प्रथम है सामान्य अर्थात यूनिवर्सल, दूसरा है विशिष्ट अर्थात पर्टिकुलर तथा तीसरा है एक बोधक अर्थात सिंगुलर परिमाण संबंधी निर्णय है। चौथा है स्वीकृति बोधक अफर्मेटिव, पांचवा है निषेध बोधक अर्थात नेगेटिव तथा छठा है असीमता बोधक अर्थात इन्फिनिट निर्णय गुणबोध कराते हैं। आगे है निरपेक्ष कैटेगोरिकल, सापेक्ष हाइपोथेटिकल तथा वैकल्पिक संबंध बोध कराते हैं। समस्या मूलक अर्थात प्रॉब्लमेटिक, वर्णनात्मक अर्थात एसार्टारिक तथा संदेह सूचक अर्थात एपोडोक्टिक निर्णय प्रकारता मॉडलिटी का बोध कराते हैं। इस प्रकार कांट ने स्थिर किया कि बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि ऐन्द्रिक सामग्री में इतना रूपांतर कर देती है कि इंद्रिय द्वारों में प्रविष्ट होने के पश्चात जगत का रूप पहले जैसा नहीं रह जाता। अतएव उसे बुद्धिगत वस्तु और बाह्य वस्तु में भेद करना पड़ा। बुद्धि के अनुशासन से मुक्ति वस्तु की उसने न्यूमेना और उक्त अनुशासन में जकड़ी हुई वस्तु का फेनोमेना संज्ञा दी है। इस अंतर का तात्पर्य यह दिखाना था कि बौद्धिक रूपांतर के पश्चात सत्य ज्ञेय वस्तु प्रतिभाषित हो जाती है। अब तीसरे भाग में जिसे उसने परद्वैतिक अर्थात ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक शीर्षक दिया था, उसने बताया कि इंद्रियों की सहकारिता के अभाव में साधनहीन शुद्ध बुद्धि ईश्वर आत्मा तथा विश्व समष्टि का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। किंतु कांट का उद्देश्य बुद्धि को उक्त विषयों के ज्ञान में अक्षम सिद्ध कर
अज्ञानवाद अर्थात एग्नास्टिज्म का प्रवर्तन करना नहीं था। अतएव कांट ने 7 वर्ष अपने शुद्ध बुद्धि की समीक्षा के अंतिम निर्णय पर अथक चिंतन किया। अंत में उन्हें बुद्धि के आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई दिया। फलतः सन 1788 ईस्वी में उन्होंने दूसरी समीक्षा पुस्तक प्रकाशित की। यह व्यवहारिक बुद्धि की समीक्षा अर्थात क्रिटिक डैर प्रैक्टिक्सकेन वैरनुंट थी। 7 वर्ष पूर्व शुद्ध के लिए आत्मा, परमात्मा और विश्व समष्टि के जो अगम क्षेत्र थे, उनमें व्यवहारिक बुद्धि ने नैतिक अनुभव का पाथेय लेकर प्रवेश किया। कांट की व्यवहारिक बुद्धि शुद्ध बुद्धि की भांति बाह्य प्रकृति के तथा अपने स्वभाव के नियमों से सीमित न थी। वह स्वतंत्र बौद्धिक व्यक्ति की बुद्धि थी जो स्वतः अपना नियमन करने में समर्थ थी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यवहारिक बुद्धि के सिद्धांत से कांट हाब्स के व्यक्तिवाद का समर्थन करना चाहते थे। उन्होंने व्यवहारिक बुद्धि को स्वशासन की स्वतंत्रता प्रदान की थी, किंतु ऐसे नियमों के अनुसार जिनका अनुसरण विश्व मानव के लिए उचित हो। कांट के दर्शन के इस स्तर को समझने के लिए एक और परमार्थ और व्यवहार का भेद समझने की और दूसरी ओर सैद्धांतिक और नैतिक बुद्धि के भेद को समझने की आवश्यकता है। वह परमार्थ को ज्ञानात्मक व्यापार की परिधि से पर मानता था। इसीलिए सैद्धांतिक चिंतन की समीक्षा प्रस्तुत जो सत्य है व्यवहार में जो प्रतिभासिक है परिणत हो जाता है, किंतु उनकी दृष्टि में नैतिक चिंतन सैद्धांतिक चिंतन से दूरगामी है, क्योंकि वहाँ सैद्धांतिक प्रतिबंधों से मुक्त है। इसलिए नैतिक चिंतन उन विषयों तक पहुँच सकता है जो सैद्धांतिक चिंतन के लिए दुरूह है। कांट जिसे व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं सचमुच वह नैतिक बुद्धि है, बौद्धिक मानव की स्वतंत्र संकल्प शक्ति है। इसी प्रसंग में कांट ने आत्मा के अमरत्व की और ईश्वर के अस्तित्व की पुनः स्थापना की है। सैद्धांतिक चिंतन इन अस्तित्वों के बिना भी अपना काम चला सकता है, किंतु इनकी कल्पना के बिना नैतिक चिंतन के पैर नहीं जम सकते। अमर आत्मा की स्वीकृति में शाश्वत जीवन की स्वीकृति है, ईश्वर की स्वीकृति कर्म फलदाता की स्वीकृति है। इनका सैद्धांतिक मूल्य भले ही कुछ न हो, किंतु नैतिक मूल्य बहुत बड़ा है। नैतिक चिंतन में बुद्धि का कार्य आचरण की समस्या पर विचार करना है। इसीलिए कांट ने इसे व्यवहारिक बुद्धि कहा था, किंतु वह अनेक बुद्धियों का समर्थन नहीं कर रहा था। वह दिखाना चाहता था कि विषय भेद से बुद्धि भिन्न रूपों में विकसित होती है, भिन्न नियमों के अनुसार कार्य करती है। प्रकृति के वैज्ञानिक विवेचन में वह इंद्रियों की सहकारिता की अपेक्षा करती है और अपने 14 नियमों का प्रयोग करती है। वहां वह किसी ऐसी सत्ता का समर्थन नहीं करती जो उसके 14 अनुबंधों के अनुशासन में न आ सके। नैतिक चिंतन में प्रवृत्त होते ही वह संकल्प का रूप ले लेती है और कर्म का पोषण करने वाली सत्ताओं में विश्वास करती है। कांट की तीसरी समस्या सुंदर के आस्वाद में प्रवृत्त बुद्धि की गतिविधि के निरूपण की थी। वह कार्य करने के लिए उन्होंने निर्णय की समीक्षा अर्थात क्रिटिक डैर उर्थलस्क्रैफ्ट प्रस्तुत की। इसके प्रकाश में आने का समय 1790 ईस्वी से था। कांट के अनुसार सुंदर की ओर उन्मुख होते ही बुद्धि निर्णय का रूप ले लेती है।
वह निर्णय को शुद्ध बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि के बीच की कड़ी मानते थे। उन्होंने प्रकृति को शुद्ध बुद्धि का विषय ठहराया था और प्रकृति के सत्य का अवगाहन एवं अनिवार्यता का अनुसंधान उद्देश्य बताया था। व्यवहारिक बुद्धि अथवा संकल्प का विषय शुभ अर्थात गुड तथा उद्देश्य स्वतंत्रता का अनुभव था। अब वह निर्णय का विषय रसानुभूति बताता है और इस अनुभूति को अनिवार्यता तथा स्वतंत्रता के मध्य की स्थिति मानते हैं। स्पष्टतः निर्णय में वह यथार्थ और आदर्श का गठबंधन कराना चाहते थे। उनके विचार को समझने के लिए हमें सुंदर संबंधी कल्पना को ज्ञान और संकल्प के बीच रखना होगा। वह सुंदर को ज्ञान मात्र की वस्तु नहीं, सुखद वस्तु मानते थे, किंतु उस सुख को जो सुंदर के परीक्षण से उत्पन्न होता है वह संसर्ग वर्जित मानते थे। उन्होंने सुंदर की परिभाषा में गुण, परिमाण और प्रकारता का समावेश तथा संबंध का निषेध किया है। इस प्रकार की रसानुभूति शुद्ध बुद्धि तथा नैतिक आचरण के बिना संभव नहीं है। इसीलिए वह सुंदर की कल्पना को ज्ञान और संकल्प के बीच का निर्णय कहते हैं। इस कांशन या कांटीय दर्शन के प्रभाव की बात करें तो कांट की इस सर्वांगीण समीक्षा का उत्तरवर्ती विचारधाराओं पर जितना प्रभाव पड़ा उतना किसी आधुनिक मत का नहीं पड़ा। उनके स्वतंत्रता के विचार ने फिक्टे, शेलिंग और हेगेल को प्रभावित किया। कांट के ज्ञेय और ज्ञात वस्तु के स्वभाव भेद ने शोपेनहावर को प्रभावित किया। लॉजे का प्रयोजन मूलक प्रत्ययवाद अर्थात टेलियोलॉजिकल आइडियलिज्म कांट के ही दर्शन का फल था। उनके मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी विचारों को लेकर लैंग, सिमेल और वाइहिंगर ने अपने मतों का विकास किया। कोहेन, नाइट्रोप, रिकर्ट, हसेरल, हाइडेगर, कैसिरर की आलोचना पद्धतियां कांट के ही संकेतों पर आधारित है। अंग्रेज विचारक कैर्ड, ग्रीन तथा ब्रेडले ने हेगल के माध्यम से कांट के प्रभाव को अपने मतों में आत्मसात किया था। फ्रांस में कांट का प्रभाव देखने के लिए रिनोवियर का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये थे जर्मन या कहें दर्शन विश्व के महान कालजयी दार्शनिक इमैनुअल कांट। जानेंगे आगे नए किसी दार्शनिक और उनके दर्शन को इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा अस्तित्व दर्शन से। थैंक यू।